नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, जिस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी राज्यसभा से जुड़ी। जी हां, कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस खिड़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर राज्यसभा में आज हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद में 2 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित भी कर दिया गया। आखिर किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है बताएंगे विस्तार से आपको। और आखिर कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण, कर्नाटक में जो मुस्लिम आरक्षण लाया गया उसमें क्या कुछ विधान है बताएंगे विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है नागपुर से जुड़ी। जी हां, जहां पर मास्टरमाइंड के घर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इससे पहले उसे 24 घंटे का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस देने के साथ ही यह भी कहा गया था कि या तो आप इस घर को खुद ही गिरा दें, नहीं तो इस घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आज कार्रवाई की गई। आखिर ये मास्टरमाइंड कौन है और किस कारणों की वजह से हुई कार्रवाई बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी। जी हां, जहां पर अर्थव्यवस्था बदहाल स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कपड़ा उद्योग जो है वहां पर उसमें कई सारी फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही हैं। तख्ता पलट के बाद में पिछले 7 महीनों में 140 के करीब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और आगे ईद के बाद और भी बंद होने की संभावनाएं हैं। और इसका अर्थव्यवस्था पर बांग्लादेश के क्या असर पड़ेगा बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए इन तीनों ही प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और सबसे पहले आज संसद की खबर के साथ कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जहां आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र जारी है। आज काफी हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक के पारित होने को लेकर यह हंगामा नजर आया। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया और राज्यसभा की बैठक शुरू होने के मात्र 10 मिनट के बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय और कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि डीके शिव कुमार ने संविधान में बदलाव की बात की, जो कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। हालांकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। डीके शिव कुमार कोई साधारण नेता नहीं है, वो गांधी परिवार और राहुल गांधी के करीबी हैं। आखिर ये विधेयक क्या है जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही उससे पहले आपको बताते हैं कि आज राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को किस तरह घेरा है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल granting 4% of reservation to minorities and in public contracts। चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो, मैं उसका निंदा करता हूँ। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। तो मुस्लिम आरक्षण पर किस तरह हंगामा आज देखने को मिला वो हमने आपको बताया, लेकिन आखिर ये हंगामे के पीछे वजह क्या है, आखिर क्या है वो विधेयक जिस पर ये पूरा बवाल मचा हुआ है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में विधेयक ये पेश किया
जिसके बाद में इसको पेश करने के बाद में विधेयक में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई, जिसे सिरे से नकारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आरक्षण जो कि धर्म के आधार पर दिया जा रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और घेरा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सार्वजनिक ठेकों में 4% आरक्षण देने की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। सार्वजनिक ठेके जो दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसमें मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की बात इसमें कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों में आरक्षण का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के वस्तु सेवा ठेकों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण। तो सीधे तौर पर हम देखें तो मुस्लिमों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई, उसको लेकर के पूरा विधेयक है। और इसके साथ ही इस विधेयक का सीधे तौर पर हम उद्देश्य की अगर बात करें तो इस विधेयक का उद्देश्य है पिछड़े वर्गों में बेरोजगारी को कम करना, सरकारी निर्माण परियोजनाओं में भी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले संबित पात्रा भी हमलावर होते हुए नजर आए और अब आज इस विधेयक का सीधे तौर पर हम देखें तो असर राज्यसभा में भी नजर आया और राज्यसभा में भी ये पूरा मामला आज गूंजा है और काफी हंगामा देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, आज काफी हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला है। कर्नाटक में जिस तरीके से मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही गई, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए कृतिका, सिर्फ बात नहीं की गई है, एक बिल लाया गया है, उसमें मुसलमानों को ठेकों में 4% जो रिजर्वेशन है वो पारित किया गया है जी। अब बीजेपी का सवाल यह है कि धार्मिक आधार पर इस तरह का आरक्षण क्यों देना चाहिए जो संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन आज जो ये संसद में हंगामा हुआ, इसके पीछे डीके शिवकुमार जो कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता है, राहुल गांधी के करीबी हैं, उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि जब भी सत्ता में केंद्र में कांग्रेस पार्टी आएगी या मौका मिलेगा तो संविधान में बदलाव करके धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी, यानी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये इस पर बीजेपी की आपत्ति है। बीजेपी का कहना है कि आप कैसे बाबा साहब के बनाए संविधान में बदलाव की बात इस तरह करते हैं जब धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात बाबा साहब ने सिरे से खारिज की थी। संविधान में जब इस पर चर्चा हुई थी तब इस पर खारिज कर दिया गया था, और आप ये किस तरह से बात कर सकते हैं संवैधानिक पद पर रहते हुए। तो अब बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को, गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा लेना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए उप मुख्यमंत्री के पद से डीके शिवकुमार को, और सफाई देनी चाहिए कि क्या उन्हें ये धार्मिक आधार पर आरक्षण स्वीकार है। सदन में यह बात उन्हें बतानी चाहिए। तो इसको लेकर आज हमने देखा कि नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने मुद्दे को उठाया और बाद में संसदीय कार्य मंत्री ने भी लोकसभा में कहा, और उसको लेकर एक गतिरोध देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ एक और मुद्दा था लोकसभा में, उसकी वजह से थोड़ा हंगामा हुआ, तो इसलिए आज सदन में टकराव देखने को मिला और कार्रवाई नहीं चल पाई। अब बीजेपी कह रही है कि ये पहली बार नहीं है जी जब मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कांग्रेस ने दिखाई है। शाहबानो प्रकरण में हो या इससे पहले कांग्रेस की कुछ सरकारें रही हो राज्यों की जी, या फिर अब जब मुस्लिम को आरक्षण देने का प्रयास किया गया है और एक बिल पारित किया गया। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इससे पहले संबित पात्रा भी इस पूरे मामले को उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये बात संबित पात्रा की तरफ से कही गई। देखिए, बीजेपी अब यही नहीं कह रही कि तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। बीजेपी कह रही कि ये देश तोड़ने की राजनीति है। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था 1947 में, और तब नेहरू जी मान गए थे कि चूंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था देश का, और अब इस तरह के धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करके दरअसल क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच को फिर जिंदा करना चाहती है, इसके लिए बर्खास्तगी की मांग कर रही है कि डीके शिवकुमार को उनके पद से हटाएं, नहीं तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस की सहमति है। और सदन के अंदर उनके जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बताएं कि उन्हें क्या स्वीकार है जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है, या फिर कर्नाटक के डीके शिवकुमार ने जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया उस पर उनकी क्या राय है। इसीलिए बीजेपी इतने जोर शोर से इस मामले को उठा रही है। इसके साथ ही शैलेंद्र, कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से सफाई इस पूरे मामले पर अभी दी जा रही है? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि इस मामले को बीजेपी जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है और उसको एक बहाना मिला हुआ है
कि वो कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर पाए, या फिर संसद ना चले, उसमें कोई रुचि नहीं है सत्ता पक्ष की, जबकि एक रिजर्वेशन जो है वो ठेकों में दिया गया है। और डीके शिव कुमार ने भी अपनी तरफ से एक सफाई दी है कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि संविधान बदला जाए, लेकिन हम जानते हैं कि तीर निकला है बयानों के तौर पर, और वो तीर निकला है उससे पहले आपने एक बिल पारित किया है कर्नाटक विधानसभा में जो मुस्लिमों के आरक्षण को प्रावधान वाला बिल है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठेंगे, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसके मुखिया ने यूपीए सरकार के समय में स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने का ये बयान बड़ा चर्चित हुआ था कि देश के संसाधनों पर हक सबसे पहले मुसलमानों का है। उससे पहले कांग्रेस की अगुवाई वाले कुछ सरकारें वो मुस्लिम आरक्षण का प्रयास कर चुकी हैं, जो कोर्ट ने जिसको खारिज किया था। तो कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठेंगे। और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है वो राहुल गांधी, वो सामने आकर क्यों नहीं बोलते हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे कि जो डीके शिव कुमार ने कहा वो गलत है, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करती। लेकिन ऐसा कांग्रेस नहीं कर रही है, बजाय इसके वो सत्ता पक्ष पर ये निशाना साध रही है कि वो दरअसल बहाना खोज रहे हैं संसद में हंगामे का। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राज्यसभा की इस कार्रवाई पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा और हमारी भी नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे नागपुर की, जहां आरोपी के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, बताएंगे विस्तार से आपको। चाहिए चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और सीधा रुख करते हैं इस वक्त राज्यसभा का। ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम कुत्सित प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। देयर इज नो रिपेंटेंस। और बदलने का क्या काम है? बदलने का काम यह है, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन होगा। ठेकेदारी में इनका दिमाग। आप प्लीज आप बैठे, अपनी जगह बैठे प्लीज। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर इतनी छटपटा गई है, इतनी बौखला गई है कि ये अपना विवेक भी खो बैठे हैं। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है, यही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू। नाउ विल मूव। प्लीज मैं आग्रह करता हूं इस बिल पर आकर प्लीज आप ऑलरेडी बोल चुके। नहीं, ये आप मूव कर दीजिए बिल पर प्लीज। नो। तो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर इस वक्त संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई हमने आपको दिखाई, जहां जेपी नड्डा की तरफ से कई सारी बातों का जिक्र किया गया और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए जेपी नड्डा नजर आए। इसी के साथ चलिए अब वापस रुक करते तमाम खबरों पर, जिसमें हम बात करें लगातार नागपुर की इस वक्त, क्योंकि नागपुर में 16 मार्च को भड़की हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम शमीम खान पर सरकार ने अब एक बड़ा एक्शन लिया और आज आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। दरअसल फहीम को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसके कहने पर ही बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और पूरे इलाके को में दंगा हुआ था। नागपुर के संजय बैग कॉलोनी यशोधरा नगर में स्थित ये मकान फहीम खान की पत्नी के नाम पर है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले नगर निगम ने बिल्डर प्लान अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर नोटिस ये जारी किया था और उसे खुद से अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का समय भी दिया गया था, जो आज पूरा भी हो गया।
और समय पूरा होने के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। आखिर कौन है मास्टरमाइंड फहीम, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई। तो जमींदोज हुआ है आज मास्टरमाइंड का घर। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नागपुर हिंसा का मुख्य आरोपी इसे बताया जाता है फहीम खान को, और उस पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। नागपुर नगर निगम ने इस 2 मंजिला घर को बुलडोजर कार्रवाई के तहत ढहा दिया। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण हटाने के लिए हालांकि आरोपी के परिवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन जब 24 घंटे में ये कार्रवाई उन्होंने खुद नहीं की तो उसके बाद में नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई और समय पूरा होते ही बड़ा एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपी फहीम खान की पत्नी के नाम पर यह मकान था, जिसके अप्रूवल को लेकर सवाल उठ रहे थे। नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद 24 घंटे का समय दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था। जब ये कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद में ये बुलडोजर कार्रवाई या यूं कहें कि एक्शन लिया गया है। आखिर कौन है मास्टरमाइंड फहीम खान, वो बताते हैं आपको। 17 मार्च को ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है। हालांकि अभी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। औरंगजेब की कब्र हटाने पर पूरा बवाल जब हुआ था नागपुर में, तो कहा जा रहा है कि इसी के भड़काने पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे एक जगह पर। झड़प शुरू होने से पहले फहीम खान की तरफ से भाषण दिया गया था, लोगों को भड़काया गया था। भड़काऊ भाषण फहीम ने दिया था और फहीम ने भड़काऊ वीडियो भी एडिट किया था और एडिट करने के बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। इसके साथ ही एडिटेड वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और सिर्फ एक अकाउंट से नहीं बल्कि कई सारे अकाउंट से उस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसके बाद में वीडियो सामने आते ही कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आया और ये पूरी हिंसा फैली। इसके साथ ही आपको बता दें कि फहीम समेत 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है और देशद्रोह के केस के साथ ही माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से आपको बता दें कि किस्मत इन्होंने आजमाई थी। इससे पहले नागपुर से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी के खिलाफ उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उस दौरान 6.5 लाख वोटों से उन्हें मात मिली थी। आखिर ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ था, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अबू आजमी के बयान से सियासी घमासान सबसे पहले मचा। अबू आजमी की तरफ से ये बयान दिया गया था औरंगजेब को लेकर के और कहा था कि क्रूर शासक औरंगजेब नहीं था। ये बात अबू आजमी की तरफ से कही गई थी औरंगजेब को लेकर और यहीं से औरंगजेब का ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ। शिवाजी और संभाजी महाराज पर अभद्र टिप्पणी अबू आजमी की तरफ से की गई, हालांकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिसके बाद में कहा गया कि आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये बात एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई। इसके साथ ही अजीत पवार ने कहा कि आंख दिखाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यहां से ये पूरा विवाद शुरू होता है औरंगजेब को लेकर के और उसके बाद में फिर कब्र तक ये बात आ जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान की आलोचना की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से भी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि यूपी ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता है और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप इसे यूपी भेज दीजिए, हम यहाँ पर इलाज इसका कर देंगे। ये बात कही गई थी और ऐसे में औरंगजेब का ये पूरा विवाद उठा। विवाद उठने के बाद में तमाम बयान सामने आए और उसके बाद में अचानक से नागपुर में हिंसा भी भड़क जाती है। इफ्तार पार्टी होती है, इफ्तार पार्टी के बाद में अचानक से हिंसा होती है और इस हिंसा में कई लोगों को चोटें भी आती हैं, पुलिस कर्मियों को चोटें आती हैं, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है, कई वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की जाती है। ये तमाम चीजें उस दौरान सामने आई थी, जिसके बाद में अभी फिलहाल लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि अभी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई जिस तरीके से फहीम का जो घर था 2 मंजिला उसे बुलडोजर कार्रवाई के तहत गिरा दिया गया, हालांकि 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था। देखिए, जो जमींदोज करने की कार्रवाई है वो 90% हो चुकी है, 90% जो है डिमोलिशन हो चुका है और जो मलबा है उसको हटाने की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। अगर कानूनी पक्ष की बात करें तो महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग जो एक्ट है एमआरटीपी, उसके तहत जो है पूरी कार्रवाई की गई है। जो सिविक बॉडी है उसके द्वारा नोटिस पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन कंप्लायंट नहीं होने की वजह से मजबूरन जो है जो सिविक बॉडी है उसको ये कदम उठाने पड़े और ये जो कदम है काफी पुलिस के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच उठाया गया है। क्योंकि जो यशोधरा नगर है, अगर आप यशोधरा नगर देखें, हंसलपुरी देखें, मोमिनपुरा देखें, ये सब वैसे जगह हैं जो कि दंगे से सबसे ज्यादा जो है यहीं से जो दंगाई है वो यहाँ से आए थे और जो कर्फ्यू था वो कल 3 बजे के बाद जो यहाँ पे कर्फ्यू हटा। हालांकि जो बाकी जो क्षेत्र थे वहां कल तक जो है कर्फ्यू लगी हुई थी, तो ये पूरा क्षेत्र जो है काफी सेंसिटिव माना जा रहा था। वहीं पे जो है पुलिस की कार्रवाई हुई, 3 महिला जो है वो मकान था
का जो क्षेत्र था वहां पर इंक्रूटमेंट की शिकायत पहले भी की गई थी, उसको लेकर नोटिस दिया गया था, उसके तहत कार्रवाई हुई है। अगर थोड़ी पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो फडणवीस, जो देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो प्रेस वार्ता की, अगर प्रेस वार्ता को देखें तो उनसे सवाल किया गया था कि किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति दोनों को बहुत जो है बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ था। तो फडणवीस ने उस वक्त कहा भी था कि जो दंगाई है उन्हीं से जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। तो मुझे लगता है ये उसका चरण है, पहला चरण है जिसके तहत कार्रवाई हुई। अभी आने वाले समय में जो है कानूनी कार्रवाई जो है, जैसा कि फडणवीस ने कहा भी है और जैसा कि हमने शुरू में पहले दिनों से कहा था कि योगी मॉडल को लेकर जो है देवेंद्र फडणवीस विचार करें कि योगी मॉडल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े इवेंट जो है वो होने वाले हैं। मतलब कि सिंहस्थ महाकुंभ जो है वो नासिक में आयोजित होने वाला है। कई सारे त्योहार जो है इसी महीने के अंत में, गुड़ी पाड़वा है, अगर आप देखें तो बहुत सारे त्योहार है, रामनवमी है, कई सारे त्योहार जो है वो होने वाले हैं। तो उसको लेकर जो है सरकार चाह रही है कि एक सख्त संदेश जाए, ताकि जो नागपुर की सांस्कृतिक विरासत रही है, जो शांति और सौहार्द का जो वहाँ वातावरण अब तक रहा है, उसको आगे भी कंटिन्यू रखा जा सके। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी और प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी। जी हाँ, जहां पिछले साल 5 अगस्त को तख्तापलट होने के बाद हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। एक और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा तो दूसरी तरफ बढ़ी बेरोजगारी। जी हाँ, बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर इस समय भयंकर संकट से गुजर रहा है, जिससे हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बढ़ती बेरोजगारी और गारमेंट सेक्टर को लगे इस झटके का सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के अलावा राजनीतिक हालात भी वहां पर ठीक नहीं है। हाल ही में बनी छात्रों की नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी और सेना के बीच में विवाद भी गहराता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। करेंगे चर्चा बांग्लादेश के हालातों पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर संकट से जूझ रहा है। तो इस वक्त इन दिनों अगर हम देखें तो 140 कपड़ा फैक्ट्रियों पर ये ताला लगा है, जिसकी वजह से भयंकर संकट से जूझ रहा है बांग्लादेश, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। कि बीते 7 महीनों की अगर हम बात करें, तख्ता पलट से लेकर के अभी तक 7 महीनों में 140 कपड़ा फैक्ट्रियों पर ताला लग चुका है। 1 लाख से ज्यादा मजदूर इस वक्त बेरोजगार हैं, जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे। इसके साथ ही कई कंपनियों में मजदूरों का जो वेतन है वो 2 महीने से लेकर के 14 महीने तक बकाया भी है। कई सारी कंपनियों में उन्हें उनका वेतन नहीं मिल रहा है, और वेतन नहीं मिलने की वजह से मजदूर जो है वो सड़कों पर उतरने को भी मजबूर है। लगातार मजदूर वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईद के बाद में, हाल ही में ईद भी है, और ईद के बाद फैक्ट्रियों के बंद होने की और ज्यादा आशंका भी जताई जा रही है कि ईद जैसी गुजरेगी तो और भी कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बंद हो रही ज्यादातर फैक्ट्रियों जो हैं उनके तार सीधा अवामी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कई बड़े गारमेंट व्यापारी जो हैं उन्होंने बांग्लादेश को अलविदा भी कह दिया है, जिसकी वजह से इन फैक्ट्रियों पर ताला लगा है। इसके साथ ही यूनुस सरकार पर भी दबाव जो है हाल ही के दिनों में लगातार बढ़ता जा रहा है, और साथ ही लेकिन वो कुछ भी नहीं पा रहे हैं। मौजूदा स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गारमेंट सेक्टर, क्योंकि गारमेंट फैक्ट्रियां बंद होने के कारण कहीं ना कहीं मंदी का संकट इस वक्त बांग्लादेश पर गरमा रहा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में गारमेंट सेक्टर की क्योंकि अहम भूमिका है, हालांकि हम देखें तो इससे सीधे तौर पर बांग्लादेश को काफी फायदा होता है। हर साल की अगर हम बात करें तो 84% विदेशी मुद्रा इस उद्योग के जरिए अर्जित की जाती है बांग्लादेश के अंदर। 40 लाख लोगों को सीधे सीधे रोजगार इस गारमेंट सेक्टर से मिलता है। तो इसका सीधे तौर पर असर हम देखें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमृतपाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? तख्ता पलट के बाद जहां एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी लगातार वहां पर बढ़ रही है, गारमेंट सेक्टर पर खासतौर पर ध्यान दे तो। जी ठीक कहा आपने कि बेरोजगारी बढ़ रही है। इकोनॉमिक, उसके 2 मूल कारण हैं। एक तो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, जिसकी वजह से जो उनका गारमेंट सेक्टर है उस पर फर्क पड़ रहा है। सरकार ये कहती है कि ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं बाहरले देशों से, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 84% आपकी फॉरेन इनटेक करेंसी की वो गारमेंट सेक्टर के थ्रू आती है। वो एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब है गारमेंट्स का। आप कमीजें ले लें या कुछ भी गारमेंट्स ले लें, वो मेनली आपने देखा होगा कि मेड इन बांग्लादेश का टाइटल रहता है, खास करके यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो एक तो जो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक मंदी आई है पूरे विश्व में, उसका असर डायरेक्टली उस पर पड़ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ हाल फिलहाल की बात नहीं है, ये पिछले कुछ समय से चल रहा है, पिछले 2-3 सालों से, और वो लगातार चल रहा है। दूसरा उसका एक पॉलिटिकल कारण है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है किसी भी देश में तो इकोनॉमिक्स पर या इकोनॉमी पर, उसका अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा असर पड़ता है। यहाँ कई एलिगेशंस भी लग रही हैं कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग गवर्नमेंट ने लार्जेसिस डोल आउट की थी, उनके फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर, उनकी कैबिनेट के एक बड़े मंत्री, उनकी बड़ी कंपनीज थी जिनकी अबाउट करीब 70 मिल्स थी जो डायरेक्टली पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से बंद हुई हैं, तो वो भी एक कारण है। जी, इसके साथ ही अमृतपाल, अगर हम देखें तो वहां पे जमीनी स्तर पर सेना और जो हाल ही में छात्रों की नई पार्टी बनी है एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, उसके बीच में भी विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। सेना पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि अवामी लीग को वापस लाया जा रहा है सेना के द्वारा, इस तरीके के आरोप हैं। जी बिल्कुल आरोप हैं, फौज ने सिरे से खारिज कर दिए हैं। फौज ने तो कहा है कि इट्स हिलेरियस, कि ये बहुत हंसने वाले आरोप हैं, और उसको सिरे से खारिज किया है, कहा है कि ये स्टोरीज हैं, रिडिकुलस स्टोरीज हैं, और इनमें कोई दम नहीं है। देखिए, उसका असेंशियल रीजन ये है कि पॉलिटिकल स्टंट मेकिंग है। अभी नाहिद इस्लाम जो पहले मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ज्वाइन किए थे उनके मंत्री के तौर पर, फिर वो छोड़कर दोबारा उन्होंने ये पार्टी लॉन्च की, क्योंकि जो पिछली स्टूडेंट्स मूवमेंट थी सैड, वो एक तरह से डिफंक्ट हो गई थी। तो ये इनकी एक तरह की पोजीशनिंग का, पॉलिटिकल पोजीशनिंग का स्ट्रैटेजी है कि बीएनपी को कैसे अंडरमाइन किया जाए, अवामी लीग को या शेख हसीना को वापस लाना। मेरा नहीं ख्याल कि उस मुल्क में अभी ऐसा माहौल है, या फौज भी ऐसा करना चाहेगी, पर हाँ, अवामी लीग की पार्टिसिपेशन पे फौज का हो सकता है कि एक राय हो इलेक्शंस में, अगर इलेक्शंस अनाउंस होती हैं या जब भी अनाउंस होती हैं। पर ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है इसमें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए भी रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।